बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने उसका जो फर्स्ट पार्ट था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी, उनको हमने डिस्कस किया। और अब हम लोग लेक्चर का जो सेकंड पार्ट था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट वाज ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। अब हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस करना है। तो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप हुए होते हैं जो जेनेटिकली अल्टर्ड गैमेट्स हैं या फर्टिलाइज्ड ओवम है। इसमें ये है कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो अल्ट्रेशन लाई जाती है उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, वो उनके या गैमेट्स के अंदर लाई जाती है या जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसके अंदर, यानी कि वन सेल स्टेज जो होती है वहां से अल्ट्रेशन उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर लाई जाती है। और फिर उनकी जब ग्रोथ डेवलपमेंट होती है तो उनके बॉडी के हर सेल के अंदर वो जो मटेरियल होता है, यानी कि उनका पूरे बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अल्टर्ड हुआ होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे भी एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसने रेवोल्यूशनाइज किया है इन फील्ड्स को, एग्रीकल्चर की फील्ड को और फार्मिंग की फील्ड को। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से डेवलप किए जाते हैं। जैसा कि इसी ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो एक प्रॉब्लम जो था, क्योंकि पिग का मैनवर था उसका रिमूवल जो था वो एक बिग प्रॉब्लम था कि उसको किस तरह से रिमूव किया जाए। और उसकी रीज़न क्या थी कि वो जो पिग एक्सक्रीमेंट होती है, एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो फास्फोरस प्रेजेंट होता है। और फास्फोरस के प्रेजेंट होने की वजह से जब वो वेस्ट एक्सक्रीमेंट जब नेचुरल हैबिटेट के अंदर जाता है और वाटर के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या भी हयात है, उसको बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि इसको किस तरह से जो है सॉल्व किया जाए, क्योंकि जो पिग होता है उसकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं होता जो कि जो ग्रेन के अंदर कंपाउंड फॉर्म में फास्फेट होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। इनकी फाइटेट की फॉर्म में फास्फोरस जो है वो ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वो उस फाइटेट से फास्फोरस को जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। और वो जब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता तो ज़्यादातर जो फास्फोरस है वो उसके पीसेस में ही एक्सक्रीट हो जाता है और उसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए फास्फोरस के लिए उसको फास्फोरस की सप्लीमेंट दी जाती हैं। तो इस वजह से भी उसके फास्फोरस का वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जो है इस प्रॉब्लम को जो पिग रेजर्स थे हैव टेकन सेवरल स्टेप्स टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, बट वो कुछ हद तक कामयाब नहीं हो सके। जैसा कि उन्होंने क्या किया कि उनको एनिमल बाय प्रोडक्ट देने शुरू कर लिए कि एनिमल बाय प्रोडक्ट से वो जो है वो फास्फोरस को एक्सक्रीट कर सकें, फास्फोरस को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। लेकिन उन्होंने देखा कि वो चीज़ भी हेल्पफुल नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से प्रियॉन डिजीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद सेकेंड उन्होंने ये किया कि इंजाइम जो था वो हर मील से पहले उन्होंने इंजाइम फाइटेज इंजाइम जो है वो देना शुरू कर लिया, लेकिन फाइटेज इंजाइम भी उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो ये वो चीज़ें थी जो उन्होंने पिग रेजर ने वो की थी कि इससे हम लेस हजार्डस वेस्ट जो है इसका प्रोड्यूस हो। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से या जो ट्रांसजेनिक पिग हैं उन्होंने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की है। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जीन थी, फाइटेज जीन, जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट की और उसको जब इंट्रोड्यूस करवाया पिग के अंदर, तो पिग ने जो थी तकरीबन 75% लेस फास्फोरस के साथ जो उसकी एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद वो 75% जो लेस था, जो कि काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा हैजर्डस नहीं था एनवायरनमेंट के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी हेल्पफुल है।
अब हम देख लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग उसको किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम पहले प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंसर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन के अराउंड जो वो सेल वॉल भी होती है। तो सबसे पहले तो हमने सेल वॉल को रिमूव करना होता है, और जब हम लोग सेल से प्लांट सेल से सेल वॉल रिमूव कर जाते हैं तो वो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आ जाता है। उसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट के अंदर हमने कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमने इंसर्ट करना है। तो इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करने के लिए जो प्लाज्मिड यूज होते हैं वो टीआई प्लाज्मिड जो है वो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं। और ये जो टीआई प्लाज्मिड्स हैं ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस के अंदर या कुछ वायरसेस हैं उनके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। और इन प्लाज्मिड्स के थ्रू जो है, ये आगे हम डायग्राम भी है उसमें आपको अच्छी समझ आ जाएगी, तो उसमें टीआई प्लाज्मिड के थ्रू जो है वो हम जो है वो इंसर्ट कर रहे होते हैं जो कोई भी जो डिजायर जीन है उसको। तो इसमें मिसाल के तौर पर टीआई प्लाज्मिड के थ्रू जो है वो एक बीटी जीन जो थी वो कॉर्न और सोयाबीन के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। बीटी जीन्स जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, उनसे जो है ये ऑब्टेन की जाती है। और ये जो जीन है इसको उसी बैक्टीरिया के नाम से इसे बीटी जीन का नाम दिया गया है। ये बीटी जीन जो है ये करती क्या है कि ये जो इंसेक्ट लार्वा होते हैं उनकी स्टमक की लाइनिंग को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है। और फिर जब हम ये जीन जो है बीटी जीन बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके इसको हम लोग प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो प्लांट सेल्स जो हैं ये बीटी प्रोटीन बनाना शुरू कर लेती है। और जो बीटी प्रोटीन्स हैं, कोई भी जो लार्वा है कैटरपिलर लार्वा जब आके फीड करेंगे उन प्लांट्स के ऊपर तो वो पॉइजनस होगी या टॉक्सिक होगी उनके लिए। जब वो उसको इनटेक करेगी उस फूड को, तो वो जो लार्वा की गट वॉल है उसके अंदर वो प्रोटीन परफोरेशन बनाना शुरू हो जाएगी। और परफोरेशन बनाने के साथ साथ होल्स यानी कि बनाना शुरू हो जाएगी। उन होल्स से वाटर जो उन सेल के अंदर जाएगा और सेल रप्चर हो जाएंगे और इस तरह से लार्वा की डेथ हो जाएगी। इनके इसके थ्रू हम लोग नेचुरली एक तरह की इंसेक्टिसाइड्स जो वो प्रोड्यूस हो रही है और वो इंसेक्टिसाइड्स जो है वो उन इंसेक्ट्स को किल कर रही है। तो ये भी एक प्रोडक्ट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ से हम किसी भी सोर्स से जो भी हमने डिजायर्ड ट्रेट है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई प्लांट की कोई जीन है वो हमने लेनी है। लेके तो इसको हमने जो टीआई प्लाज्मिड है उसको एक्सट्रैक्ट करना है और टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो है ये डिजायर्ड जीन जो है वो इंसर्ट करवा लेनी है। और इसको इंसर्ट करवाने के बाद हमने जो रेसिपिएंट प्लांट प्रोटोप्लास्ट है इसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा लेना है। और जब ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो अब जो हमारे पास प्लांट बनेगा वो प्लांट जो होगा उसके अंदर नेचुरली जो है वो इंसेक्टिसाइड्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही होंगी। यानी कि बीटी जीन जो है इसके अंदर ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होगी और ट्रांसलेट होने के बाद वो प्रोटीन बनाएंगे और वो प्रोटीन जो है वो टॉक्सिक है लार्वा के लिए, यानी कि उसके गट वॉल के अंदर जाके परफोरेशन करती है और उसकी सेल्स की रप्चरिंग कर देती है जिसकी वजह से लार्वा की डेथ हो जाती है। अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जिनके थ्रू हम लोग जो है जीन को इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई भी जो डिजायर सेल है उसके अंदर हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरह से वायरसेस हैं, ये वायरसेस के अंदर हमने इंसर्ट किया वो पर्टिकुलर जीन। और वायरसेस आपको पता है कि जब भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जाते हैं तो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वहां पे इंसर्ट करते हैं और होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होना शुरू हो जाते हैं अपनी जीन्स को। इसी तरह से वायरसेस के अंदर इंसर्ट करके उन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस बना के जब हम लोग एंटर करेंगे तो वो वहां पे जाके जीन इंसर्ट कर लेंगे और जीन जो है वो अपना डिजायर प्रोडक्ट वहां पे देना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से रेट्रोवायरसेस के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद लिपोसोम ट्रांसफर के थ्रू भी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि लिपोसोम आपको पता है कि वो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाएगी। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये लिपिड ड्रॉपलेट है तो वो उसके साथ बाइंड होने की कैपेसिटी होती है। उसके साथ जब बाइंड हो जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर लेगा सेल के अंदर। या कुछ केमिकल्स हैं कि केमिकल्स जो है कैल्शियम फास्फेट है या डेक्सट्रन सल्फेट है वो भी सेल मेम्ब्रेन को ओपन कर लेते हैं और सेल मेम्ब्रेन जब ओपन हो जाती है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर चला जाता है। या अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दें या इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू भी
होल्स जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ओपन हो जाते हैं और डीएनए जो है वो उनके अंदर जा सकता है। ये यहाँ पे आपको साइड में राइट साइड पे नजर आ रहा होगा कि ये माइक्रो इंजेक्शन का इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें डायरेक्टली सेल के अंदर एक निडल होती है, बहुत ही टाइनी निडल, उसके थ्रू जो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर एंटर किया जाता है। या कुछ पार्टिकल बम्बार्डमेंट की जाती है कि कुछ पार्टिकल्स हैं जिस तरह से गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं जिनको कोट किया जाता है डीएनए के साथ, और उसको फिर बम्बार्ड जब किया जाता है तो वो सेल के अंदर जो है वो जो डिजायर डीएनए है या जो डिजायर्ड जीन है वो उसके अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांसजेनिक फार्मिंग फ्रॉम मिल्क एंड सेमन। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इनकी कि इनके एप्लीकेशंस जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो क्या क्या हैं। जिस तरह से एक इन्होंने नैन्सी शीप जो है वो उन्होंने बनाई है जो कि प्रोड्यूस कर रही है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। उसके मिल्क के अंदर जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी सिक्रेशन हो रही है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन अगर देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली जो लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब ये AAT जो प्रोटीन है ये अगर नहीं होगी तो ये लंग्स जो है वो एम्फीसीमा डेवलप कर सकते हैं, यानी कि ये एक एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई टाइनी एयर सैक्स होती हैं कि जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है ऑक्सीजन का, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और उसका ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये इन्फ्लेट करने में हेल्प कर रही होती है वो जो टाइनी एयर सैक्स होती हैं। लेकिन इनकी इसके एब्सेंस की वजह से वो जो है एम्फीसीमा जो है इसमें डेवलप हो सकता है। ट्रांसजेनिक फार्मिंग जो है ये वर्क तो करती है, लेकिन इसमें ये है कि ये इस वजह से उतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है कि क्योंकि इसमें जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो एक रैंडम ट्रांसफ़र होता है, वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हेल्पफुल नहीं हो सकता वो जो ट्रांसफ़र है, इसलिए कि यहाँ पे इन्होंने जो नैन्सी एक शीप इन्होंने डेवलप की थी उसमें कोई 156 जो सर्रोगेट मदर्स थी उन्होंने वो प्रोड्यूस की थी, और उसमें से 112 लैम्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए थे, और उन 112 लैम्प में से सिर्फ 4 लैम्स ऐसे थे या 4 ऑफस्प्रिंग्स ऐसे थे कि जिनके अंदर ये जो ट्रांसजेनिक जीन थी ये प्रेजेंट थी। तो इस वजह से ये जो ट्रांसफ़र है, ये जो ट्रांसफ़र टेक्निक्स हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि क्योंकि एक रैंडम ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और ये फैक्टर्स जो हैं ये जिस तरह से इन्होंने ट्रांसजेनिक शीप जो है कुछ फैक्टर 8 जो है वो प्रोड्यूस होता है कुछ ट्रांसजेनिक शीप्स से, तो ये जो फैक्टर 8 है ये ज़्यादातर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है ये रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसमें जो है मिल्क के थ्रू जो है के अलावा जो सीमन है कुछ इस तरह की वो की गई है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है वो एंटर करवाया गया है, वो वहाँ पे जाके उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुई है जीन की। और सेमन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका एडवांटेज ये था कि मिल्क तो एक सीजनल सिक्रेशन होती है, लेकिन सेमन जो है वो एवरी टाइम वो है जो है वो रिलीज हो रहा होता है। तो इससे जो है ये भी एक हम लोग टेक्निक जो है वो यूज़ की जा सकती है कि सीमन के थ्रू जो है वो कोई भी जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो हासिल किया जाए।